हमास ने गाजा के जबलिया एरिया उसमें भी अल कसासिब एक कस्बे में मरकवा टैंक सीधे सीधे उड़ा दिया है। और यह दूसरी घटना उसी एरिया में 29 जुलाई को भी यह घटना हुई थी। और आज यानी 1 अगस्त 2025, 1/8/2025 आज का जो प्रसारण है उसमें मैं आपसे विशेष अपील भी करना चाहता हूं। आने वाले एक हफ्ते में आप ध्यान रखिएगा, बहुत हमारे साथ साजिशें हो रही हैं। जैसे ही आप लोग देखें नोटिफिकेशन, वैसे ही 5 से 10,000 की संख्या में तुरंत लोग आ जाने चाहिए विद इन 5 मिनट्स। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस चैनल पे बहुत ज्यादा हर तरह की जो कंटेंट चोर हैं, मैं जिनका नाम ले चुका हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कंटेंट चोर आप समझ रहे हैं, ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। उसके अलावा यूट्यूब हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि हमने वीडियोस कुछ दिखा दिए, हालांकि वो वीडियोस में कोई यूट्यूब गाइडलाइन इफेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा। अब आप देखिए, उसके अलावा फोन कॉल्स पे धमकियां, और वो भी एक खास हिंदुस्तान में जो कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं उनकी तरफ से। मैं धमकियों से लड़ने वाला हूं, आप जानते हैं, आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह। अच्छों को हमने ठीक किया है। ये 2024 से ये चैनल चल रहा है, जाने कितने लोग उसमें आए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की धमकियां क्यों? केवल इसलिए कि मैं गाजा पे एक सच्ची खबर बताता हूं और दूसरों की भी जो कमजोरियां हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। एक्सपोज करना जरूरी है, एक्सपोज नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे? आप किसी पे विश्वास कर लें, सच्चाई हम नहीं बताएंगे तो कैसे आप समझेंगे कि वो किस ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है? यही तो गाजा के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। ऑस्लो अकॉर्ड्स, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को महमूद अब्बास को क्रिटिसाइज ना करे और हमास का साथ ना दे, तो गाजा का साथ देने का क्या मतलब है? अभी देखिए क्या हो रहा है। मैं आपको एक आज की खबर बताता हूं जो मैंने शुरुआत की, जो जबलिया में घटना हुई उसके बाद इजराइल के जो हिब्रू न्यूज़पेपर्स हैं, खासतौर पे येडियोथ अहरोनोत जैसा सबसे मेन स्ट्रीम, उसने कहा कि भाई यह्या सिनवार ने कहा था फिलिस्तीन फायर एंड ब्लड से अचीव होगा, यानी आग और खून से फिलिस्तीन मिलेगा। और अब वो सही साबित हो रहा है क्योंकि एक तरफ हमास है जो नीचे से लड़ाई कर रहा है, जमीन पे जंग कर रहा है हथियारों की, दूसरी तरफ अब यूरोपियन नेशंस उतर आए हैं जो ऊपर से दबाव डाल रहे हैं कि फिलिस्तीनी स्टेट बनाओ। और मैंने बताया था आपको कल कि उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसमें थोड़े नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव्स क्या है? तो जो पॉजिटिव्स हैं वो इजराइल के अखबार नोट कर रहे हैं कि हम पे तो डबल प्रेशर पड़ रहा है। इट्स अ पिंसर मूवमेंट। लड़ाई में कहा जाता है पिंसर मूवमेंट, कि किसी एक दुश्मन को आप दो तरफ से दाब दीजिए। सोचिए यह्या सिनवार का दिमाग, और मैं बार बार कह रहा हूं यह्या सिनवार पुनर्जीवित है, यह्या सिनवार जिंदा है, किसी भी तरह आप उसको ले लीजिए, एक्चुअली जिंदा है ये भी हो सकता है। और एक उनका भूत, वो तो चारों तरफ है, जो वो कह रहे हैं वही हो रहा है, जो उन्होंने चाहा वही हो रहा है। तो ये कुछ दोनों सच हो सकता है। वो चीज कंफर्म होगी, कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगी कि वो वाकई हो सकता है, मे बी इज अलाइव। अब भूलिएगा मत, उनके भाई भी। ये देखिए पूरी। अच्छा, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरी गाजा के ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या है, पूरे विश्व में जो गतिविधियां चल रही हैं, खासतौर पर ट्रंप वगैरह का क्या रुख है। उसके बाद ईरान ने जो मिसाइल्स डेवलप की हैं अमेरिका तक जो मार कर सकती हैं, और खुर्रमशहर 5 पहले एक मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल थी, अब वो आईसीबीएम बन गई है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और ईरान को 30 अगस्त तक की जो ट्रंप ने डेडलाइन दी है उसके पहले ही ईरान ने ये काम करके दिखा दिया है। उसके बाद सीरिया में और इस तरह की खबरें आई हैं कि कैसे रेजिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, और वहां जो नापाक गठबंधन इजराइल, अमेरिका और अल शरा का है उसको कैसे खत्म किया जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह पूरी तरह से एग्रेसिव हो गया है, और हिजबुल्लाह ने आज फिर से इजरायली पोजीशन पे बॉम्बिंग की है, जिस खबर को छुपाया जा। अब आप ये बताइए, पहले हिजबुल्लाह बॉम्बिंग करता था, उस खबर को इजराइल बड़ा चढ़ा के बताता कि देखिए हिजबुल्लाह सीज फायर तोड़ रहा है। अब इजराइल ने जब 3000 बार सीज फायर तोड़ दिया है तो हिजबुल्लाह भी मार रहा है। अब हिजबुल्लाह कुछ दिनों में सीधे जान लेगा वहां पर इजरायली सोल्जर्स की, ये सीधी बात है। उसके बाद देखिए, आज और भी एक, जो मैंने एक चीज बताई थी आपको कल, कि 12 लड़ाके हमास के, जिन लोगों ने खान यूनिस गाजा में एक इजरायली पेट्रोल को अगवा करने की कोशिश की थी, और हमास ने भी ड्रोन यूज किए, इजराइल ने भी ड्रोन यूज किए, लेकिन जो इजराइल ने ड्रोन यूज किए
वो हमास के फाइटर्स को ट्रैक नहीं कर पाए। उसका वीडियो भी आ गया, मैं दिखाना चाहता था और वो मेरे एक्स और टेलीग्राम चैनल पे है, मैं यहाँ भी दिखाना चाहता था, लेकिन वही गाइडलाइंस का सवाल आ गया, पता नहीं लोग कब क्या कर दें। तो मैंने कुछ दिन रिस्क लिया, उसके बाद अब मैं कुछ दिन इसको इस तरह से चलाऊंगा। तो आप देखिए कि वो जो 12 रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनका पूरा वीडियो है, उसमें कुछ लोग पहले डिटैच होते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, वो लोग इजरायली पेट्रोल पे नजर रखे हुए हैं ड्रोन से, और उसके बाद वो उधर से जब वो देखते हैं कि अब संभव नहीं है तो उस उधर से पीछे आते हैं और वापस अपने वो वापस टनल में आते हैं। वो भी शॉट पूरा दिखाया है कि वापस टनल में कैसे आ रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं। तो ये आप देखिए कि ये चीज साबित हो गई कि ये ऑपरेशन हुआ था, और उसके साथ साथ उसमें इजरायली जो फोर्सेस की जो हालत हो गई थी कि पैंट गीली वाली बात जो मैंने कल बताई थी, वो सच्चाई है, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई। ना ही मैं उपहास कर रहा हूं, अगर वो उपहास नहीं, वो हंसी तो आएगी उसमें, लेकिन वो सच्चाई। इसको एक्चुअली इजरायली आईडीएफ को डायपर आर्मी कहा ही जाता है कि इसके लोग जो हैं डायपर पहन के चलते हैं। अब ये बहुत दिनों से ही परसेप्शन है कि डायपर पहन के चलते कि कभी भी कुछ भी इस तरह से उनके साथ कांड हो सकता है। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक, अच्छा हाँ, उसी वेस्ट बैंक के पहले आज हमास ने जो 2 इजरायली सेटलमेंट्स हैं गाजा से लगे, सिडरॉट और नीर अम, उनमें आज जबरदस्त बमबारी की, और वो ये बमबारी अलग तरह की थी, ये पहले की बमबारियों से अलग थी। और इसमें देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एशकलॉन पे भी बमबारी की थी, वो तो एक यमन ने पहली बार एशकलॉन जो गाजा का सेटलमेंट वहां मार दिया था, हमास ने आज मारा। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ेंगी और इसमें इजरायली सिविलियंस इसकी चपेट में आएंगे। सिविलियंस क्या है, वहां ज्यादा रिटायर्ड सोल्जर्स ही रहते हैं जो गाजा से लगे जो सेटलमेंट्स है, और जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने काफी उनका नुकसान पहुंचाया था। तो वहां देखिए एक पूरी परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है कि जो रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं वो घातक साबित हो रहे हैं। फिर वेस्ट बैंक पे आते हैं। वेस्ट बैंक में आज एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई। अब आप देखो, जो ट्यूबस में तहसीर चेक पॉइंट जो कई बार हाथ मतलब कभी फिलिस्तीनी कब्जे में आता था, पूरे जो 2024 में उसके लिए जंग चली, कभी आईडीएफ के कब्जे में, तहसीर चेक पॉइंट को आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 3 से 3.5 महीने बाद, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर से कब्जा कर लिया। अभी कब्जा 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हट जाएगा, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। और 3 महीने से ये चीज नहीं हुई थी, क्योंकि पूरे वेस्ट बैंक पे आईडीएफ ने जबरदस्त धावा बोला हुआ है, इस समय भी पूरा जारी है, जेनिन से लेके ट्यूबस से लेके तुलकरेम तक। लेकिन तहसीर चेक पॉइंट एक आन का सवाल था, और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को चैलेंज किया गया था कि तहसीर चेक पॉइंट को लेके दिखाओ, उसने लेके दिखा दिया। फिर उसके बाद जो जेनिन में जो राबा गांव है, इस पे भी यही पूरी ऐसी चीज थी, क्योंकि राबा गांव में एक जंग हुई थी करीब 6 महीना पहले। जंग क्या, एक मुठभेड़ हुई थी, और उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स को पीछे हटना पड़ा था। आज वही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स लौटे, वहां भी आईडीएफ एक चेक पॉइंट था, उसको उन लोगों ने कब्जा कर लिया। 2 चेक पॉइंट्स यहां पर देखिए कब्जा हो गए हैं वेस्ट बैंक में। उसके बाद हिब्रॉन के कर्मा विलेज में, यहां फिलिस्तीनी युवाओं और आईडीएफ के बीच काफी देर संघर्ष चला। फिर हवारा साउथ ऑफ नाब्लस, यहां भी देखिए वही बात। फिर बलाता, यहां भी वही बात। फिर हिब्रॉन के ताफू, अब ताफू भी एक हिब्रॉन का पहला चेक पॉइंट है जिसको रेजिस्टेंस फाइटर्स ने कब्जा किया और अपना एक चेक पॉइंट बना दिया हुआ। ये भी देखिए एक बड़ी घटना है। उसके बाद जलाजोन कैंप जो अलबिरा के नॉर्थ में, वहां भी इसी तरीके से आईडीएफ के कैंप को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर कब्जा किया। जब मैं देखिए शुरू में कहना भूल गया, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इंडिया पे मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 में, लेकिन मैं कल से रेगुलरली इंडिया पे वीडियो डाल रहा हूं। मुझे इस तरह के लोग भी मिल गए हैं और कल से वो वीडियो लगातार आएगा। अब आप देखिए कि उसके बाद नाब्लस में भी आईडीएफ ने एक हमला किया और वहां से भी उसको पीछे हटना पड़ा। एक जालूद गांव है नाब्लस में, वहां पर जबरदस्त स्टैंड हुआ, कई घंटे गोली चली। बुरका जो एक शहर है नाब्लस के नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर भी यही घटना हुई। और उसके बाद सिलवर्ड में जो रमल्ला में है और जो महमूद अब्बास का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर जो यंग लड़के शहीद हुए थे 15 साल के, 14 साल के, उनके कुछ फ्यूनरल्स आज निकले।
और उन फ्यूनरल्स में जिस तरीके से अटेंडेंस था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को उस फ्यूनरल को रोकना था, वो रोक नहीं पाया। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, इनको बताना जरूरी है, इन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से एक बड़ी इमारत बनती है। वो इमारत जो फिलिस्तीनी रेजिडेंस वेस्ट बैंक में है, वो इमारत यानी गाजा में तो है ही, पूरी दुनिया देख रही है, हालांकि रिपोर्ट नहीं कर रही है। वेस्ट बैंक में तो दुनिया देख भी नहीं रही, अमरीश में रस्पीक देख रहा है, क्योंकि मैं आपको रोज वेस्ट बैंक के बारे में एक एक घटना बताता हूँ। यहाँ बड़ी अपराइजिंग होने वाली है, इसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। और मैंने एक एक बात जो कही है, जब ईरान इजराइल वॉर शुरू हुई थी, लोग कह रहे थे कि अब इजराइल ने हमला कर दिया, रिजीम चेंज हो जाएगा, आपकी बात गलत साबित। तो मैंने कहा ईरान पलटवार करेगा, ईरान ने पलटवार किया और सबके सामने सच्चाई है। फिर हेब्रोन में अल फवार कैंप में फिर आज लड़ाई हुई, लाइव बुलेट्स चले, यानी सीधे गोली चलाई इजरायली फोर्सेस ने, कोई फिलिस्तीनी हताहत नहीं हुआ। और होममेड बॉम्ब्स यहाँ पर फिलिस्तीनी जो युवा हैं उन्होंने छोड़े, और फिर आईडीएफ ने गैस बॉम्ब्स भी छोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, एक जो मतलब जो इजराइल है इस समय का, उसके अंदर जो अरब्स हैं, 20 लाख करीब अरब्स उसके अंदर है, उसमें एक काबुल नाम का शहर है, काबुल यहाँ भी है, वो अफगानिस्तान वाला नहीं। काबुल में आज जो इजराइल में है, ऑक्यूपाइड इजराइल, मतलब ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन इसको कहा जाए, इजराइल क्या कहें उसको, तो जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, गाजा और वेस्ट बैंक से अलग, जहां पर इजराइल का सीधा शासन है, वहां पर भी आज एक काबुल में भी जो अरब्स हैं, अच्छा अरब्स काफी दिनों से निकल रहे हैं। हाइफा में कल शाम को काफी संघर्ष हुआ था, करीब 14 फिलिस्तीनी वहां गिरफ्तार हुए। ये जो इजराइल में रहने वाले पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, जिनको इजरायली सिटीजनशिप मिली हुई है 1948 के बाद से, हालांकि वो राइट्स नहीं है, सेकेंड क्लास सिटीजन हैं, तो वो लोग देखिए बहुत कम निकलते थे, कभी नहीं निकलते थे, क्योंकि उनका एक दूसरी तरीके का एक मामला था कि भाई वो इजराइल में है, इजराइल में ही रहेंगे, उनको, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि दूसरे दर्जे के नागरिक एक तरह से हम बन के रहेंगे। और वहां पर इजराइल ने क्राइम बहुत आगे बढ़ाया, माफिया, वहां पर कई माफिया ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से फिलिस्तीनी उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन वहां पर अभी ये जो गाजा की भूखमरी है, जो स्टारवेशन है, जो जेनोसाइड है, इसको देख के वहां पर भी अपराइजिंग एक हो रही है। हाइफा में देखिए कल जो इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कभी नहीं हुआ था, 1948 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन वहां हुआ हाइफा में, जो पूरा एक इजरायली सिटी है। वहां पर कम से कम 5 से 10 हजार अरब्स बाहर आ गए, और उसमें से कई गिरफ्तार हुए, पत्थर चले, ये सब चला। ये कभी नहीं होता, ये कभी भी ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में ये चीजें नहीं होती हैं, और ये हो रही हैं और लगातार। और वहां हुआ, और जो काबुल शहर है, ये आप देख लीजिएगा गूगल पे, काबुल शहर, यहां पर भी एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, और यहां इजरायलीज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ा ऑपरेशन हमास की जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है गाजा में, राडा, उसने अबू शबाब गैंग के खिलाफ किया। क्योंकि हो क्या रहा है ना, कि एड जो भी थोड़ी बहुत आ रही है, अब गाजा में रोज 5 से 600 ट्रक्स, रोज 5 से 600 ट्रक्स चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर से कुछ सामान गिराया जा रहा है, इजिप्ट, जॉर्डन, आज फ्रांस ने भी कुछ गिराया, लेकिन वो 1/10 भी वो गाजा की नीड्स पूरी नहीं करता है। ये सब लोगों ने कहा, उतना आप एयर ड्रॉप कर नहीं सकते हैं, जो ट्रक्स काम कर सकती है वो एयर ड्रॉप्स नहीं कर सकते। और एयर ड्रॉप वैसे भी गलत चीज है, ये एक किसी की डिग्निटी के खिलाफ है, जैसे कोई भिखारी है उसको आप हवा से आप छोड़ रहे हैं। अब यहां पर जो एक दूसरा सवाल आया कि जो ट्रक्स एंटर कर रही हैं, अब 138 जैसे कल एंटर की, उसमें से इजराइल ने कम से कम 100 से ऊपर लुटवा दी। अब ये जो राडा इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, इसने ये कल हरकत में आई, और इसने कल यासुर अबू शबाब, यही जो गुंडा है, इसने कम से कम 11 लोगों को हमास ने उठा लिया, और इसके बाद उसमें से कुछ लोगों को वही मार दिया, और फिर एक प्रिसाइज क्वालिटेटिव ऑपरेशन किया, जिसमें जो उन्होंने सामान, जो एड पिछले कई दिनों से लूट के जिन गोडाउन्स में रखी हुई थी अबू शबाब ने, राफा में, क्योंकि राफा में ही वो ऑपरेट कर रहा है, वहां सीधे इजराइल का प्रोटेक्शन है, बाकी जगह इजराइल प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी जबलिया में ये कोशिश हुई थी कि कुछ वहां भी ऐसे पैदा किए जाए, वो कोशिश सफल नहीं हुई। तो जिस गोडाउन में ये सामान रखा था अबू शबाब ने, वहां पर इजराइल ने राडा यूनिट हमास ने रेड डाली और उस सामान को रिकवर किया।
ये देखिए कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन जो हमास का है भुखमरी के खिलाफ, और उसने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये भी उसने कहा है कि हम लोग जो जो राडा है हमास की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, उसने कहा है हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम पूरा सर्वेलेंस कर रहे हैं हम, क्योंकि अब हमास के पास तो भाई सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स हैं ना, वो तो दिखा दिया उसने जब इजरायली सोल्जर्स के ऊपर ड्रोन से बम गिराया। उसके बाद अभी जो खान यूनिस वाला ऑपरेशन है उनको ट्रैक किया, ऑलमोस्ट अगवा कर ही लिया था। तो अब हमास ने कहा है कि हम अबू शबाब के गैंग को भी हम पूरा सर्वेलेंस में है, और ये हम इसमें से धीरे अब ऐसे करके पूरे गैंग को हम साफ करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक क्राइसिस गाजा में देखिए ये है कि जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बच्चों की जो समस्या है वो एक है बहुत बड़ी। उसमें क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीजेस जिन बच्चों को पहले से है, जैसे मैंने बताया कि एक बच्ची थी, कल या परसों आपको बताया था, एक बच्ची थी एक बच्ची है अभी तो वो जिंदा है भगवान के से। तो उसको वीट एलर्जी है। अब वीट एलर्जी पहले से है, अब उसको इधर कुछ और नहीं मिल रहा है, मैल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो रही है। तो जो वीट जिसको एलर्जी है और जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, तो उसको सोचिए उसका क्या हाल होगा। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बच्चे हैं भाई, बच्चे अगर 1 लाख 2 लाख बच्चे गाजा में हैं, एकदम हम बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब जो 5 साल के नीचे हैं, तो उनमें से कम सैकड़ों ऐसे हैं जो क्रॉनिक डिजीजेस के शिकार हैं। बाकी जो बहुत सारा ट्रॉमा हुआ है वो एक अलग है, वो तो कहानी ही अलग है। जो बच्चे ट्रॉमा में जी रहे हैं, 18,000 बच्चे मार दिए गए हैं, कितने हजारों के दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो एक ट्रॉमा जो है और जो उन्होंने देखा है वो ट्रॉमा कभी भी नहीं जाएगा, वो एक आग में बदलेगा। वो वही एक है, ये जनरेशन जो अभी 5-10 साल की है, ये लड़ेगी, चाहे फिलिस्तीनी राज मिल जाए तब भी लड़ेगी, क्योंकि इसको जवाब लेना है अरब मुल्कों से कि तुम क्या कर रहे थे जब कत्लेआम नरसंहार हमारा हो रहा था। तो ये देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं बच्चों की, इसको लेके एक बड़ी एक जद्दोजहद अभी चल रही है, कुछ सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश हो रही है, और कुछ इंग्लैंड के डॉक्टर्स भी वहां काम कर रहे हैं गाजा के अंदर। और कुछ इंग्लैंड के डॉक्टर्स, पहले भी मैंने 3 या 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था वहां के एक डॉक्टर ने, कल भी दिया है, वो वापस इंग्लैंड लौटा, उसने इंग्लैंड के एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वहां पर हमने ये देखा है कि 13-14 साल के बच्चों को टेस्टिकल्स में उनके गोली मारी है, आइडिया टेस्टिकल्स। उसके अलावा और भी तो भयावह चीजें हैं, आंख में मार देते हैं बच्चों के, लेकिन 13-14 साल के बच्चों के टेस्टिकल, मतलब। और ये उसने कहा कि अब ये एक बड़े हिस्से जो IDF का है उसके लिए एक खेल हो गया है कि वहां जाओ, बच्चों औरतों को मारो और वापस आओ। ये अलग बात है कि वो पागल हो रहे हैं। अभी देखिए एक इजरायली एक ऑफिसर ने सुसाइड किया, कल की बात है। वो उसका काम था कि जो डेड बॉडीज, जो इजरायली IDF के लोग मारे जाते हैं हमास द्वारा गाजा में, उनकी डेड बॉडीज उठा के वो ले जाए। वो पूरी टीम का सुपरवाइजर था, उसने इतनी डेड बॉडीज उठाई है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसने गाजा में जो स्टारवेशन हो रहा है, भूखमरी हो रही है, वो तो चलिए उसका भी असर होगा, लेकिन उससे ज्यादा उसने जो अपने लोगों का हाल देखा, जो हमास ने जो मारा है जिस तरह से, मैंने आपको क्रांतिकारी आतंक के बारे में बताया, तो वो उसको ऐसा असर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। और ये बहुत आत्महत्या हो रही, रोज रोज कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई इजरायली सोल्जर या अफसर आत्महत्या नहीं कर रहा है। फिर अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्पेशल एनवॉय विटकॉफ है, ये आज एम्बेसडर, जो अमेरिका का एम्बेसडर है इजराइल का, हकबी, उसके साथ दोनों पहुंचे गाजा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के पास, वही जो कत्लेआम करता है। तो पूरा वहां पर एक नाटक हुआ, वहां पर अबू शबाब गैंग के संरक्षण में जो कुछ परिवार हैं वो बुलाए गए। उन्होंने कहा नहीं सब ठीक चल रहा है, कोई यहाँ पर भुखमरी नहीं है, सब ठीक है। यहाँ पर जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है अच्छा काम कर रही है। बताइए, जो पूरे यूरोप, सारे यूरोपियन देश जो अमेरिका के साथ हैं, वो कहने पे मजबूर हो गए हैं कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एक आपराधिक कातिल संगठन है। उस समय अमेरिका के जो ये विटकॉफ है, ये वहां जाके उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं, और ये खुलेआम दुनिया के सामने हो रहा है। ये चीज भूली नहीं जाएगी। ये ऐसी चीजें
भूली नहीं जाएंगी। उसके बाद देखिए जो एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, एक जो होस्टेज, अभी तो कई होस्टेजेस आप जानते हैं हमास के पास हैं। एक होस्टेज जिसका नाम है बर्ट्स लेविस्की। अब बर्ट्स लेविस्की का एक वीडियो हमास ने कल जारी किया। हमास वो एक्चुअली पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के के कब्जे में है। तो पीआईजे ने ये वीडियो जारी किया, उसमें बिल्कुल दिखा रहा है वो सिकड़ा हुआ एकदम पतला, वो ये कह रहा है कि यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, हमास के लोग आधे पेट लड़ रहे हैं, तो हमको भी आधा खाना मिल रहा है और हमारी हालत ऐसी है कि अब हम बहुत दिन शायद रहें ना। और इसको हमास ये पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और पूरे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस वीडियो को जारी किया और ये पूरा फैला। तो इसकी जो माँ है, ये जो कैदी है बर्ट्स लेविस्की, ये आईडीएफ का ही सोल्जर है, ईस्ट यूरोपियन जू। उसकी माँ ने कहा कि हम अब जो हम ये जब देख लिया हमने, तो अब इससे ज़्यादा कुछ देखने को बचा नहीं है। नेतन्याहू हमसे झूठ बोल रहा था थ्रू आउट, वो कोई भी मदद या होस्टेजेस को छुड़ाने की उसकी कोई कवायद है ही नहीं। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ युद्ध है, युद्ध को आगे बढ़ाना है, अपनी सत्ता अपनी कुर्सी बचानी है। और इसको लेके बड़ा एक सेटलर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। जो वहाँ के इजराइल के लोग हैं उन्होंने 2 दिन से लगातार वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, झड़पें भी हुई हैं। अब किसी भी समय, ये पहले भी 2-3 महीने पहले भी ऐसी स्थिति आई थी कि रिवोल्ट हो सकता है इजराइल में, तो 19 जनवरी की संधि हो गई थी। अब फिर वो स्थिति आ रही है, अब कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। और अभी तक देखिए 27 मई से, क्योंकि 27 मई को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा एंटर किया था गाजा, 27 मई 2025 से जुलाई 31 2025 तक 859 पैलेस्टीनियंस केवल 8 सेंटर्स में मारे गए। 859 केवल सहायता के इनके सो कॉल्ड केंद्र में वहां मारे गए। उसके बाद देखिए अब वॉशिंगटन पोस्ट ने जो 18,500, एक्चुअली 18,000 मैंने कहा 18,500 जो बच्चे गाजा के मारे गए, और जिसको इंग्लैंड में, जिसको लेके एक अभी कुछ दिन पहले कई दिनों तक कई जो इंग्लैंड के लोग थे खड़े रहे, सबका नाम बोला 18,500। अब वो वॉशिंगटन पोस्ट ने वो सब छापा है 18,500 नाम। अब ये सब देखिए इनके प्रोटेस्ट करने का तरीका है, लेकिन बात वही आ जाती कि जो लिबरल्स हैं, जो इस तरह के उदारवादी हैं, ये ऐसी जो चीजें करते हैं, इसका असर क्या होता है, इससे फायदा किसको हो रहा है, इससे क्या रेजिस्टेंस को फायदा हो रहा है। हालांकि हमास इसको अप्रिशिएट करता है, जानते हुए कि इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, ये बल्कि एक जो गिल्टी कॉन्शियंस है वेस्ट की, कि हम इतना बड़ा नरसंहार देख रहे हैं और विद्रोह नहीं कर रहे, जो गिल्टी कॉन्शियंस है वेस्ट की, वो भी इससे पूरी होती है। इसके दोहरे काम होते हैं। एक तरफ तो उन्होंने दिखाया भाई कि हम देखो सॉलिडारिटी में खड़े हैं गाजा के लोगों के साथ, लेकिन दूसरी तरफ तुम गिल्टी कॉन्शियंस भी तुम उनकी ईज कर रहे हो। उसको ईज करने की जरूरत नहीं, उसको और बढ़ाना है, ताकि अमेरिका में विद्रोह, हर जगह दुनिया में इस बात को लेके, जो गाजा में हो रहा है, इसको लेके विद्रोह। उसके बाद देखिए जो अभी तक ये बात सामने आई है कि सोचिए 1,444 अटैक्स वेस्ट बैंक पे अभी तक सेटलर्स के हो चुके हैं पिछले 6 महीनों में, और करीब 38 जो बेदवा कम्युनिटीज हैं वो डिस्प्लेस हो चुकी है। अब बेदवा वो लोग हैं जो इजराइल के वफादार होते थे और इनकी सेना में भी थे, उनके ऊपर 38 उनकी कम्युनिटीज नष्ट हो चुकी हैं वेस्ट बैंक। और ये बेदवा कम्युनिटी जो वहाँ की एक अलग से है, जो खाना बदोश, उनके सामने भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों तुमने इजराइल की स्वामी भक्ति की। जितने भी लोग हैं, ड्रूज भी जो इजराइल की स्वामी भक्ति करते थे, उनका क्या हाल हुआ है, बुरी तरह से मारे गए। इजराइल के ही प्लान के तहत इजराइल ने अल-शरा से उनको मरवाया, उसके बाद फिर उनके प्रोटेक्शन में उतर आया। तो ये जो है पूरे उसमें, और ये जब सीरिया की बात हो रही तो आपको बताएं, आज कम से कम 4 जगह सीरिया में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने गोली चलाई है। 2 जगह अल-शरा की फोर्सेस के साथ कोस्टल सीरिया में, और 2 जगह इजराइल के साथ दारा के पास। और ये तब हो रहा है जब वो जो सुन्नी ट्राइब्स जो पूरी सवेदा में घुस रही थी, उनको रोका गया, तो वो सब तितर बितर नहीं हुई, उनका एक हिस्सा वहीं रोका हुआ है सवेदा के आसपास, दारा तक फैल गया है। और दारा में ऑलरेडी एक हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के सेल्स काम कर रहे हैं,
जो रेजिस्टेंस को आगे बढ़ा रहे हैं और ईरान से उनका कनेक्शन भी है। तो वो सारे पहलू भी देखिए खुल के सामने आ रहे हैं। अब यहां पर हम देखिए बीच में लाइट चली गई थी, सॉरी, ये बीच में लाइट चली गई थी, ये पूरा एक उसमें बैकअप चलने में टाइम लगा, ये आप माफ करिएगा। फिर आप देखिए तो मुराग एक्सेस पे भी आज जो 8 सीकर्स थे उन पे गोली चली। और अब हम देखिए आते हैं कि जो ईरान ने जो अपना हथियार डेवलप किया है वो क्या है। अभी जो ICBM ईरान ने नया डेवलप किया है, खुर्रमशहर 5, ये जो ICBM है, ये करीब इसकी मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। इसमें 2 टन का ये 2 टन के वॉरहेड से लैस है और इसकी गति 16 मैक है, यानी साउंड की स्पीड से 16 गुना ज्यादा। दागे जाने के बाद ये 36 मिनट में अमेरिका पहुंच सकता है। खुर्रमशहर 36 मिनट में अमेरिका ये पहुंच सकता है। अब आप देख लीजिए, साफ आपके सामने पूरे ये फैक्ट्स, हमसे पूछा भी गया था, ये देखिए इसके फैक्ट्स हैं। और इसको लेके अमेरिका का बयान है कि ऐसे हथियार, अगर ईरान डायलॉग करना चाह रहा है तो ऐसे हथियार क्यों विकसित कर रहा है। तो ईरान ने कहा कि हम डायलॉग किस चीज पे कर रहे हैं, तुमने कहा न्यूक्लियर इशू पे डायलॉग करो, ये तो हम बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, ये भी हम ना बनाए। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर टॉक्स के बहाने ये ईरान के कन्वेंशनल वेपन्स को भी नष्ट करना चाहते हैं, यही तो मतलब हुआ ना। और ये जो अमेरिका में जो ये बात आई कि 36 मिनट में एक ईरान की मिसाइल अमेरिका पहुंच सकती है, ये एक बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक असर अमेरिका पे होगा। हतप्रभ हैं लोग कि ये कैसे हो गया। उसके बाद ये देखिए कि 4 मिसाइलें ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है। और इन 4 मिसाइलों की जो रिपोर्ट है, जो अमेरिका भी कह रहा है उसके पास भी है, वो कह रहा है कि ये मिसाइल इतनी घातक हैं कि अमेरिका का उसके पास जवाब नहीं, यानी अमेरिका के पास जवाब नहीं का मतलब कि अमेरिका उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ये सूरत हाल है। फिर देखिए रशिया ने भी प्यूटिन ने आज बड़ा अनाउंसमेंट किया। उसने कहा कि जो ओरिशनिक, उसके पास जो मिसाइल है जो सूरज के तापमान के बराबर गर्मी पैदा कर सकता है, उससे कुछ कम, ओरिशनिक मिसाइल का उसने सीरियल प्रोडक्शन ऑर्डर कर दिया, यानी भारी मात्रा में वो मैन्युफैक्चर हो, ये ऑर्डर कर दिया। और पुतिन आज बेलारूस गए थे, बेलारूस जो उनका एलआई देश है, पहले रशिया में ही था, और वहां पर उन्होंने कहा कि यूरोपियन देश अब अपनी संप्रभुता खो रहे हैं, किसी भी हालत में वो बच नहीं सकते हैं, एक एक करके अमेरिका वगैरह उनको निगल जाएंगे। और अमेरिका जहां है वहां इजराइल उनका उसका लठा है। इसीलिए यूरोपियन देश डेस्परेट हैं कि फिलिस्तीन को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें भी अमेरिका उनको डांट लगा रहा है। लेकिन उनकी माली हालत बहुत खराब है और रशिया के साथ भिड़ के उन्होंने और बहुत बड़ी गलती की है। ईरान, रशिया, चाइना उधर मजबूत है। चाइना ने भी देखिए आज फिर फिलिस्तीन के सवाल पे बोला और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पहली बार वार्न किया कि अगर तुम ज़्यादा इजराइल के साथ रहोगे या इन लोगों के साथ, अरब देशों के साथ रहोगे, तो फिर जो चाइना ने रिकग्नाइज किया हुआ है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, वो खतरे में पड़ सकता है। ये बात भी चाइना ने कही। उसके बाद स्लोवेनिया जो है वो यूरोप में पहला देश ऐसा बना है, बल्कि विश्व में, जिसने इजराइल से पूरी तरह से संबंध काट दिए, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी काट दिया, डिप्लोमेटिक संबंध भी काट दिए। स्पेन ने भी इस तरह की चीजें की हैं, लेकिन उसने डिप्लोमेटिक संबंध अभी बनाए रखे, कल को वो भी काट देगा। ग्रीस भी इस तरह के रास्ते पे चल रहा है, पोर्चुगल भी इस तरह के रास्ते पे चलने की सोच रहा है, लेकिन स्लोवेनिया ने, छोटे से स्लोवेनिया राष्ट्र ने, ये एक बड़ा काम किया है जिसको लेके दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है। तो ये देखिए आज का प्रसारण था, और बीच में लाइट जाने के लिए फिर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हम फिर हाजिर होंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।